नमस्कार, मैं हूं आशीष चित्रांशी और आप देख रहे हैं द न्यूज लॉन्चर। मिड डे मुद्दा विद अशोक वानखेड़े। और आज एक बड़ा सवाल है, क्या अमित शाह को निपटाने के लिए मोहन भागवत, नरेंद्र मोदी और योगी आदित्यनाथ, इन तीनों ने एक टीम बना ली है। ये सवाल इसलिए डाइजेस्ट नहीं होता है क्योंकि मोदी और शाह बिना ये दोनों नाम एक साथ लिए हुए जोड़ी ही कंप्लीट नहीं होती। गुजरात से दिल्ली तक का सफर नरेंद्र मोदी का अगर पूरा हुआ है, तो उस सफर को पूरा करने वाला जो ड्राइवर है गाड़ी का, वो अमित शाह ही नाम है उस ड्राइवर का। लेकिन उस ड्राइवर को ही अब बस से उतारने की तैयारी हो चुकी है। बस कह लें, ट्रेन कह लें, जो भी जिससे भी जिस पर सवार है मोदी जी, उससे ड्राइवर को उतारने की तैयारी है। ड्राइवर को उतारने पर खतरा भी है। आपको ड्राइवर नहीं पसंद है, गाड़ी तेज रफ्तार दौड़ती जा रही है और आप ड्राइवर को उतारने को सोचो अगर, तो ड्राइवर एक्सीडेंट भी कर सकता है और वो एक्सीडेंट बड़ा भयावह हो सकता है, उसके नतीजे बड़े भयावह हो सकते हैं। कईयों की राजनीतिक मौत हो सकती है, राजनीतिक मौत दुर्घटनाओं में होती है, राजनीतिक मौत इसमें हो सकती है। इस पूरे रिस्क को तथ्यों के साथ आज समझें। उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ ने एक फैसला लिया है, उस फैसले से ये सारी कड़ियां आपस में जुड़ रही और इनको जोड़ने के लिए पहले भाव को चर्चा में जोड़ लीजिए, कंट्रोल भाव को चर्चा में। भाव, स्वागत है आपका। इन कड़ियों को जोड़ने का सिलसिला शुरू करते हैं। ये कड़ियां जुड़नी, ये बहुत पहले से चल रहा है मामला, लेकिन जुड़नी शुरू कब से होती है? जुड़नी शुरू होती है अमित शाह अंतरराष्ट्रीय स्तर पर घिर जाते हैं। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अमित शाह का नाम क्रिमिनल केस में आता है। उसके बाद फिर लोकल स्तर पे आ जाइए। मथुरा में बंद कमरे में करीब 2 घंटे की बताई जा रही है वो मीटिंग। बंद कमरे में मोहन भागवत और योगी आदित्यनाथ की मुलाकात होती है। उससे पहले याद कर लीजिए, सब कनेक्ट करना जरूरी है। गोरखपुर में प्रवास पर थे मोहन भागवत। मुलाकात हुई कि नहीं हुई, आज तक यही आधा मीडिया चलाया मुलाकात नहीं हुई, 10-20% ने चलाया मुलाकात हुई और बाकी ने कहा कि पता ही नहीं है कुछ। इतनी गोपनीयता, इतना सस्पेंस जिनके रिश्तों को लेकर के था, वो बंद कमरे में डंके की चोट पर सिटकिनी लगा करके 2 घंटा बाद क्या बात हुई। वहां से निकलने के बाद जो मोदी और योगी, इन दोनों के जो रिश्ते पिछले करीब 2 ढाई 3 साल से बड़े सहज नहीं है। एक फ्लाईओवर पर एक फ्रेम में फोटो जब खींची जाती है दोनों की, वो सब मौजूद है गूगल पर, तो एक का उत्तर मुंह होता है तो दूसरे का दक्षिण मुंह होता है। एक ही फ्लाईओवर पर वॉक करते हुए जब दोनों एक फ्रेम में फोटो खिंचवाते हैं। ऐसी स्थिति में मथुरा से निकले हुए योगी आदित्यनाथ बड़े सहज भाव से दिल्ली जाते हैं। और बड़ी बात यह, सहज भाव से दिल्ली जाते हैं वो योगी आदित्यनाथ, जो योगी आदित्यनाथ किसी भाव से दिल्ली नहीं जाना चाहते बिना प्रधानमंत्री बने। वो सहज भाव से दिल्ली जाते हैं और मोदी जी से मुलाकात करते हैं। वहां से लौट के आते हैं तो क्या होता है, बस उतना मैं बताऊंगा, फिर भाव के पास चलूंगा। वहां से लौट के आते हैं तो एक बड़ी मुसीबत योगी जी के सर पे पिछले 3 साल से। और उत्तर प्रदेश का बच्चा बच्चा जो पॉलिटिकली एक्टिव नहीं, वो भी ये बात कहता है कि ये लड़ाई शाह और योगी की है। पिछले 2.5-3 साल से उत्तर प्रदेश को परमानेंट डीजीपी नहीं मिल पाया, परमानेंट डीजीपी मिला ही नहीं। जो रिकमेंडेशन ये शुरू हुआ बवाल, एक डीजीपी मुकुल गोयल को लेकर के, मुकुल गोयल को लेकर के जो बवाल शुरू हुआ, उसके बाद से डीजीपी अस्थायी यानी कार्यवाहक डीजीपी रहा। कार्यवाहक डीजीपी की लंबी फहरिस्त है। डीएस चौहान बने पहले, उसके बाद आरके विश्वकर्मा बने, फिर विजय कुमार बने, अभी प्रशांत कुमार। हमेशा कहा गया कि अमित शाह मामला फंसा देते हैं बार बार जब योगी जी कोई चाहते हैं किसी का नाम, क्योंकि ये अधिकार यूपीएससी के पास है, डीओपीटी के पास है। अमित शाह डीजीपी और मुख्य सचिव के जरिए, अपने अधिकारियों के जरिए उत्तर प्रदेश पर इनडायरेक्ट शासन करना चाहते हैं। मोदी से मिलकर योगी जी लौटे और एक कानून बना दिया। कैबिनेट की बैठक में एक प्रस्ताव पारित हुआ,
डीजीपी उत्तर प्रदेश चयन एवं नियुक्ति नियमावली 2024 इसके तहत इसके मुताबिक अब केंद्र सरकार का, यूपीएससी का, डीओपीटी का कोई हस्तक्षेप नहीं होगा। योगी आदित्यनाथ जिसे चाहेंगे डीजीपी बना लेंगे। जिस अमित शाह के सामने 3 साल से योगी आदित्यनाथ बेबस थे, असहाय थे, ये बिल्कुल स्पष्ट है, बेबस थे, चाह कर भी कुछ नहीं कर पा रहे थे, चाहते हुए भी कुछ नहीं कर पा रहे थे। एकाएक आए दिल्ली से और कहा बनेगा नियम, अब डीजीपी योगी आदित्यनाथ तय करेगा, जो तय करेगा वही फाइनल होगा। और कर दिया फाइनल कि एक रिटायर्ड हाई कोर्ट के रिटायर्ड जज के अधीन एक कमेटी होगी जिसमें मुख्य सचिव होंगे, एसीएस होम होंगे यानी अपर मुख्य सचिव गृह होंगे, एक रिटायर्ड डीजीपी होंगे और उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की तरफ से नामित एक कोई अधिकारी या उसका अध्यक्ष होगा। अब बताइए भाऊ, ये टीम ऐसी टीम है, ये टीम दरअसल उन सवारियों की है जो सवारी पिछले 10 साल से मौज ले रहे हैं। इसमें पक्ष और विपक्ष की बात नहीं है, जो हम देख रहे हैं, जो मैं निजी तौर पर मुझे लगता है, ये तीनों सवारी 10 साल से मौज ही कर रहे हैं। योगी आदित्यनाथ भी मुख्यमंत्री बने थे, इसमें कोई दो राय नहीं है। आज वो पूरे देश के सबसे लोकप्रिय नेता हो जाए, लेकिन जब मुख्यमंत्री बने थे तो गोरखपुर के 4 जिलों में उनके हरवाने की हैसियत थी, इसके अलावा जिताने की हैसियत नहीं थी किसी को, गोरखपुर सदर छोड़ के। वो भी मौज मार रहे हैं। वही रणनीतिकार चाणक्य जो था अमित शाह। मोदी जी तो गुजरात से चले आए उड़न खटोला पे, उड़न खटोला भी उड़ाया वही अमित शाह। भागवत का संघ भी मजे में है, भले ऊपर से पीड़ा या अंदर से दिखाए, लेकिन मौज तो काट ही रहे हैं। ये सारे सवारी मिलकर ड्राइवर के दुश्मन बन गए, क्या अंजाम होगा? देखिए हाँ, चित्रांश, हाँ, ये जो एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजन आज हुआ है, हम्म, प्रशासकीय निर्णय लिया गया है उत्तर प्रदेश सरकार ने। हम्म, हम 2024 में हैं। मैं थोड़ा दर्शकों को तिथियों का ध्यान देता हूँ। हम्म, 2024 में हम हैं। 2006 में सर्वोच्च न्यायालय की एक गाइडलाइन आई, हम्म, क्योंकि एक रिटायर्ड पुलिस ऑफिसर थे, आईपीएस ऑफिसर प्रकाश सिंह। उन्होंने प्रकाश सिंह, 1996 1996 में सर्वोच्च न्यायालय में गुहार लगाई, रिट पिटीशन फाइल करी और बोला, ये बाबा आदम का जमाने का कानून है साहब, इतना हम्म, भ्रष्टाचार, इतना इंटरफेरेंस पॉलिसी पॉलिटिकल, तो हम्म, बेसिक पुलिसिंग कहाँ जाएगी? तो हम्म, फिर सर्वोच्च न्यायालय ने 1996 से 2006 तक, मतलब करीब-करीब 4 और 6 10 साल इस पे डिस्कशन हुआ। 10 साल बाद जो डिसीजन आया, उसमें 7 डायरेक्टिव दिए। हम्म, 7 डायरेक्टिव है जो स्टेट गवर्नमेंट को दिए और 7 डायरेक्टिव स्टेट गवर्नमेंट को दिए, उनमें बहुत सारी चीज़ें हैं। ये तो सिर्फ एक पॉइंट उठा के लाए योगी जी, हम्म, वो दूसरे नंबर पे है। पहले नंबर पे है कि एस्टेब्लिश्ड स्टेट गवर्नमेंट का एक बोर्ड होना चाहिए, एस्टेब्लिश्ड स्टेट सिक्योरिटी कमीशन, हम्म, जो पुलिस की पूरे प्रोसेस को देखे, ना कि पॉलिटिकल इंटरफेरेंस हो। हम्म, दूसरा पॉइंट है अपॉइंटमेंट ऑफ डीजीपी। 3 सब सीनियर मोस्ट अधिकारी जो होंगे, उनका पैनल बनेगा, उन्हीं में से एक बनेगा। उसके लिए हम्म, क्राइटेरिया दिया है। हम्म, तीसरा है किसी भी बड़े अधिकारी का टेन्योर जो है, मतलब उसका हम्म, पोस्टिंग होने के बाद 2 साल मिनिमम उसको हम्म, छेड़ना नहीं चाहिए। हम्म, सारे डिपार्टमेंट, इन्वेस्टिगेशन अलग, मैंने एडमिनिस्ट्रेशन अलग, टेक्निकल अलग, ये कई चीजें जो है, ये जो पुलिस फोर्स एक ही जगह काम करता है, उनको अलग अलग फंक्शनरीज होंगे और वो इंडिपेंडेंटली काम करेंगे। हाँ, फिर पुलिस कमीशन कमीशन एक एस्टेब्लिश होगा, जो अ, पुलिस अधिकारियों के ट्रांसफर का काम देखेगा। हम्म, तीसरी बात, एक पुलिस कंप्लेंट अथॉरिटी होगी। हम्म, आम आदमी यदि पुलिस से पीड़ित होता है तो उस अथॉरिटी के पास जाएगा। नेशनल सिक्योरिटी कमीशन राष्ट्रीय स्तर पे होगा, केंद्र सरकार के स्तर पे। हम्म, वो क्या करेगा कि जितने भी केंद्र सरकार के अधीन सेंट्रल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन है, केंद्रीय पुलिस ऑर्गेनाइजेशन जो है, संगठन जो है, उनके मुखिया अपॉइंट करने के लिए जो पैनल बनता है, वो ये करेंगे। हम्म, ये 2006 में आया। अब हम्म, 2006 के बाद आपको क्या लगता है, योगी जी को 2006 का निर्णय हम्म, अभी 2024 में, यानी तुम देखो हम्म, इतने 20 साल लगे समझने में? ना, हम्म,
अभी तक स्थिति अलग थी, अब स्थिति अलग है। अब इसको मैं एडमिनिस्ट्रेटिव नहीं, इसको मैं राजनीतिक मुद्दा बड़ा मानता हूँ। और ये शनैः-शनैः कल हमने एक मुद्दा किया था, उसी का ये एक्सटेंशन है आज का मिड डे मुद्दा, ये मान के चलिए आप। हाँ, हाँ, जो हाँ। हम सबसे पहले से कह रहे थे कि दोनों में रिफ्ट है, हम बार-बार कह रहे थे, अब मैं आता हूँ उस पे। एक उसके पहले एक कहानी सुनाता हूँ चित्रांश, छोटी-सी। हुँ, हुँ, बीरबल और अकबर का संवाद चल रहा था दरबार में। बीरबल ने कहा कि अपने बच्चे से ज़्यादा किसी को कोई प्यारा नहीं होता। हुँ, और उसने कहा अकबर ने कहा और बीरबल ने कहा कि नहीं, इंसान की जान सबसे प्यारी होती है। एक हुँ, बंदरिया को पानी के हौद में छोड़ा गया, उसमें पानी छोड़ा गया। जैसा-जैसा पानी ऊपर आता था, बंदरिया अपने बच्चों को बचा के लिए पूरी जी-जान लगाती थी। आखिर में बंदरिया ने पानी गले तक आ गया, उसने अपने बेटे को सर पे उठाया बच्चे को। जब हुँ, बंदरिया के नाक में पानी गया, तो हुँ, बंदरिया ने बच्चे को नीचे ठूसा पानी में और उसके ऊपर हुँ, कूद के बाहर निकल आई। हुँ, और ये प्रूव कर दिया कि जब अपने जान पे आ जाती है, तो आप अपने बच्चे को भी शहीद करते हैं। हुँ, ये कहानी है। इसी कहानी को आप वर्तमान राजनीति में जोड़िए। हुँ, 2024 के नतीजों के बाद किसी की जान खतरे में आ गई। मतलब राजनीतिक पोजीशन जो है खतरे में आ गई। हुँ, अब 2024 के बाद संघ के लगातार हमले देखिए। हुँ, उसके बाद अध्यक्ष पद को लेके खींचातान देखिए। उसके बाद जब मोदी जी को ये लग गया कि संघ यदि अपने पे उतर आया तो बहुत मुश्किल हो जाएगी कई जगह पे। तो फिर क्योंकि मशीनें-वशीनें कोई काम नहीं करती। हुँ, मशीनों में खेल 60 ही मशीनों पे हो गया था। मतलब 80 मशीनों पे खेल हो गया, 700 में से। हुँ, सब मशीनों पे खेल करना भी ज़रूरी नहीं है, हो भी नहीं सकता। तो जब उन्होंने देखा कि ये बहुत मुश्किल हो गया है, तो फिर जो मुझे आकलन है, मुझे जो मैं विश्लेषित कर रहा हूँ, फिर संघ के सामने सरेंडरिंग होना शुरू हुआ। पहला सरेंडर हुआ कि हर चुनाव में संघ को माँ-बाप कहने लगे कि भैया आप ही पिता हो, आप ही माता हो, आप ज़रा हुँ, हमको हरियाणा में भी संघ एक्टिव हुआ, अब महाराष्ट्र में हुँ, संघ एक्टिव हुआ है, ये हुँ, इसी कारण। दूसरा, शिवराज सिंह चौहान को एक मॉनिटरिंग कमेटी का चेयरमैन बनाया। हुँ, वो पहला एरिया ऑफ कम्फर्ट था संघ के लिए, कि हम गुजराती ही नहीं चला रहे, ये चला रहे। उसके बाद जब उन्होंने देखा कि संघ जिस ताकत से योगी के साथ खड़ा है, योगी की चेयर तो बचा ही ली संघ ने, लेकिन योगी का कटेंगे तो कटेंगे, इस नरेशन को जब एंडोर्स किया और योगी जी को जब ज़रूरत से ज़्यादा महत्व देने लगा, तो फिर इन्हें लगा कि योगी एक ऐसा दरवाज़ा है, जो खोलने से संघ की नज़दीकियाँ और हो सकती हुँ, है। मोदी जी एक रीज़नेबल और रिस्पेक्टेबल एग्ज़िट चाहते हैं। हुँ, मोदी जी स्वयं रिटायर्ड हो जाएँगे, लेकिन वो इज़्ज़त से जाना चाहते हैं। संघ भी उतनी ही इज़्ज़त से उन्हें भेजना चाहता है। सवाल ये है कि एरिया ऑफ कम्फर्ट कैसा हो? दोनों तरफ से बातचीत शुरू होनी चाहिए। ये जो डेडलॉक है वो टूटना चाहिए। हुँ, तो उधर से शिवराज को जगह दी, इधर धीरे से गडकरी को वही मंत्रालय देना, एक स्टेप वो भी था। हुँ, नहीं तो इनका बस चले तो गडकरी को मंत्रिमंडल में नहीं लेते। हुँ, ये 370 आते तो गडकरी को मंत्रिमंडल में ही नहीं लेते और संघ पे रिश्वत बैठ जाता। हुँ, तो उसके बाद योगी आदित्यनाथ की और मोदी जी की अब बातचीत लंबी दौर शुरू हुए। हुँ, ठीक है? अब यहाँ पे आप मैं थोड़ा-सा आपको अलग ले जाता हूँ। कल ही जो हमने स्टोरी की थी कि प्रधानमंत्री कार्यालय जो अधिकारी चाहता है उन्हें गृह मंत्रालय छोड़ नहीं रहा है हुँ, और जो गृह मंत्रालय जिस अधिकारी को चाहिए प्रधानमंत्री उसकी फाइल वापस कर रहा है। ऐसी ही तनातनी वहाँ पे पड़ी हुई थी उत्तर प्रदेश में। हाँ, क्योंकि यूपीएससी और यूपीएससी से और सेंट्रल गवर्नमेंट से होम मिनिस्ट्री से अप्रूव करना एक पुरानी परंपरा थी। हुँ, लेकिन 2006 के आए हुए निर्णय को ठंडे बस्ते में डाल दिया गया था। 1 या 2 ही स्टेट है जिन्होंने कुछ इम्प्लीमेंट किया। हुँ, ऐसे में योगी जी ने पुराना निर्णय निकाला, फाइल साफ की, मिट्टी धूल-मिट्टी करी और उसमें से सिर्फ एक पॉइंट उठाया, अपॉइंटमेंट ऑफ डीजीपी।
3 सीनियर मोस्ट लोग में से एक होगा। कौन करेगा? कौन करेगा? उसके लिए फिर एक अपॉइंटमेंट हुआ। कौन अपॉइंटमेंट हुआ? एक पहले एक वो हो जाएगा, क्या बोलते हैं उसको, एक रिटायर्ड हाई कोर्ट का जज नियुक्त होगा। रिटायर्ड हाई कोर्ट का जज चेयर करेगा कमेटी को। फिर कैबिनेट चीफ सेक्रेटरी होंगे, फिर एडिशनल सेक्रेटरी होम्स या प्रिंसिपल सेक्रेटरी होम वो होंगे। फिर यूपी यूपीएससी जो है, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग। पब्लिक सर्विस कमीशन, उसका एक नॉमिनी होगा हम्म, और एक रिटायर्ड डीजीपी होगा जिसने उत्तर प्रदेश में सेवाएं दी। हम्म, ये लोग सिलेक्ट करेंगे पैनल में, ओवरसी करेंगे कि बराबर पैनल सिलेक्ट होना चाहिए। अधिकारी का क्या है? 3 लोग सीनियर मोस्ट जो 3 होंगे वो सिलेक्ट होंगे। लेकिन उसमें कम से कम जिस दिन वैकेंसी हुई है उस दिन से कम आपकी 6 महीने की सर्विस होनी चाहिए। 6 महीने के कम सर्विस है तो फिर आपका नाम कंसिडर नहीं किया जाएगा, भले ही आप सीनियर मोस्ट हो। तो इन तमाम कंडीशन के साथ डीजीपी अपॉइंट होगा। और जैसा कि सर्वोच्च न्यायालय का एक जो तीसरा क्लॉज कहता है कि कोई भी अधिकारी का टेन्योर मिनिमम 2 साल होगा। तो यदि किसी के 7 महीने बचे होंगे तो 7 महीने की रिटायरमेंट होने के बगैर उसको 1 साल 5 महीने एक्स्ट्रा मिलेंगे। ऑटोमेटिक वो एक्सटेंशन माना जाएगा क्योंकि वो पोस्ट पे 2 साल के लिए लोग होंगे और रिटायर्ड नहीं होगा 6 महीने। अब ये चाल क्यों चली? ये चाल इसलिए चली कि ये अमित शाह के लिए मैसेज है। हमारे पास भी रास्ते हैं। यदि आप अपना डीजीपी चाहते हैं और मुख्यमंत्री नहीं चाहते तो मुख्यमंत्री अपने हिसाब से, मतलब योगी जी को फ्री हैंड जो मिल रहा है केंद्र से, मोदी जी से फ्री हैंड योगी जी को मिल रहा है, जबकि अमित शाह जी की तरफ से योगी जी को टाइट किया हुआ है। हाँ, तो जब नाक में पानी जा रहा है तो बच्चा पैरों के नीचे आ रहा है। लेकिन ये बच्चा ऑर्डिनरी बच्चा नहीं है। आपने कहा कि ये ड्राइवर है गाड़ी का। ये गाड़ी का ड्राइवर इसलिए है कि इसने हमेशा छोटा भाई समझ के गाड़ी चलाई है। सारे कानून जहां जहां तोड़ने हैं ड्राइवर ने तोड़े हैं। हाँ, मालिक की भलाई के लिए। अब यदि ड्राइवर का चालान कटने दोगे तो वो मालिक का चालान काटेगा। इसलिए मैंने कल भी कहा कि फाइल वापस हुई है पीएमओ से। इंतजार रहेगा गृह मंत्रालय क्या एक्ट करता है। क्या दिसंबर 31 के बाद भी एनटीआरओ में एक्सटेंशन देना पड़ेगा? क्योंकि एनटीआरओ के लिए भी सुप्रीम कोर्ट का एक कानून है। लेकिन उसमें कहा है कि एक नेशनल सिक्योरिटी अथॉरिटी बनानी पड़ेगी आपको, नेशनल सिक्योरिटी कमीशन, और वो ओवरसी करेगा इन तमाम सेंट्रल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन। ये सेंट्रल पुलिस और पुलिसिंग ऑर्गेनाइजेशन के अंडर लाएंगे उसको, एनटीआरओ को। डिफाइन ही करना है आपको। तो क्या धीरे धीरे गृह मंत्रालय का खच्चीकरण होना शुरू हुआ है? पॉइंट नंबर 1। दूसरी तरफ ऑर्गेनाइजेशनल चुनाव की तैयारी शुरू हो गई है। यदि अध्यक्ष की चुनाव होता है और अध्यक्ष यदि ऐसा आता है जो अमित शाह को सूट नहीं करता, इसका मतलब उनके हाथ से संगठन भी, हाँ, निकल गया। संगठन को भी अमित शाह से मुक्त करवाया जाएगा। तो आने वाले समय में ये तमाम जो प्रशासनिक निर्णय आपको दिखाई देंगे
एक प्रशासनिक निर्णय, मॉनिटरिंग कमेटी स्थापन की जाए जिसके अंडर पीएमओ भी आता है, पीएमओ के वो अधिकारी भी उनको रिपोर्ट करेंगे, सारे मंत्रालय रिपोर्ट करेंगे। वो प्रशासनिक निर्णय है, उसको राजनीतिक झालर है। दूसरी बात, एनटीआरओ के नाम दिए उनको रिलीज नहीं करना, गृह मंत्रालय का प्रशासनिक निर्णय राजनीतिक झालर है। गृह मंत्रालय ने दिया हुआ नाम बेरंग वापस करना प्रशासनिक निर्णय है, राजनीतिक झालर है। और अब प्रधानमंत्री से ग्रीन सिग्नल लेके ही एकाएक अपने आप को आत्मनिर्भर घोषित कर दिया योगी जी ने, और स्टेट कैबिनेट मीटिंग में एक डिसीजन ले लिया कि सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय 2006 के गाइडलाइंस के अनुसार अब हम डीजीपी अपना नियुक्त करेंगे, उसके लिए प्रोसेस यही होगा। तो ये एक लंबी लड़ाई है राजनीति की, ये भाजपा की अंदरूनी लड़ाई है, ये सत्ता का संघर्ष है भाजपा के अंदर का। हम अभी तक भाजपा वर्सेस रेस्ट का संघर्ष देखते हैं, लेकिन भाजपा के अंदर जो संघर्ष है वो भी बहुत पीक पे पहुंचा है, और वो पैरेलल युद्ध चल रहा है। एक तरफ इंडिया वर्सेस एनडीए चल रहा है हर जगह पे, और दूसरी जगह ये पैरेलल युद्ध संगठन के अंदर, सत्ता के अंदर। और ये पूरी जो बंदरबाट है, इसमें मुझे सबसे ज्यादा भला संघ का होते दिखाई देता है। संघ जिनके हाथ से सत्ता और संगठन दोनों छूट गए थे, वो आपस में ही मोहरे एक दूसरे के खिलाफ करके संगठन पे भी कब्जा करेंगे, और संगठन के द्वारा सत्ता को संगठन के दरबार में खड़ा करेंगे, जो आने वाले समय में मुझे दिखता है। हाँ, लेकिन रणनीति ये उतना अंदरूनी है आशीष, इससे देश के हालत सुधर जाएंगे ऐसा नहीं मैं कह रहा हूं। ये आपसी सत्ता संघर्ष है, सापनाथ है या नागनाथ है, आएंगे उसी प्रजाति के, जो भी आएगा वो जोर से ही कहेगा कटेंगे तो बटेंगे। हाँ, ये तो मोदी जी का भी, योगी आदित्यनाथ अभी लोगों ने देखा नहीं ना, खाली यूपी मॉडल को दूर तक प्रचारित करते हैं। एक वो पवन कल्याण है, आजकल वो भी नए भगवाधारी हुए हैं, वो ज्यादा प्याज काट रहे हैं, वो बहुत तेजी से प्याज, दिन रात प्याज ही काट रहे हैं, कहते हैं और प्याज लाओ, खत्म हो गई प्याज काटते काटते, वो लगातार प्याज काट रहे हैं। तो देखिए, योगी आदित्यनाथ को अमित शाह से कंपटीशन नहीं है। हाँ, उनको कंपटीशन है पवन कुमार से, उनको कंपटीशन है आसाम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा से। हाँ। लेकिन ये जो संघ वाली बात कही आपने कि संघ को तो हमेशा से संघ लाभ में ही रहता है, क्योंकि संघ वो वाला बंदर वाला है कि बांटने पूरा मक्खन चट। मैंने शब्द यूज किया आशिक जी, इसीलिए मैंने शब्द यूज किया बंदरबाट। इस बंदरबाट में सब चट कर जाएगा संघ। लेकिन एक सवाल इसमें महत्वपूर्ण ये है कि उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा इंटरेस्ट था, क्योंकि मोदी के लिए अगर राह उत्तर प्रदेश से बनाई गई तो अमित शाह को पता है कि उनके लिए भी रास्ता यहीं से ही बनेगा, यूपी से ही बनेगा। यूपी पर वो अब तक डायरेक्ट इनडायरेक्ट कंट्रोल रखे थे, किसी भी कीमत पर। मुख्य सचिव अब अपनी मर्जी का मनोज सिंह को ले आए, डीजीपी अपनी मर्जी का लाएंगे। यूपी में खत्म हो जाएगा इंटरफेरेंस, जिस मोड में और मूड में योगी आदित्यनाथ नजर आ रहे हैं। देखिए आशीष जी, एक मिनट बीच में इंटरवेंट कर रहा हूं। क्या 2024 के लोकसभा के नतीजों के बाद जो हमले एकाएक बढ़ गए थे एक महीने में, मतलब विधायक तक जो अभी जिनको अपॉइंटमेंट नहीं मिलता योगी का, वो तक बोलने लगे थे योगी के खिलाफ खुल के, ये किसके शह पे था? ये किसकी सुपारी थी? शुद्ध भाषा में बोला, क्योंकि अब आपके यूपी में तो यही चलेगा, सुपारी यही चलेगी। ये किसके पहने पे हमला था? और एकाएक हमला कैसा बदल गया? एकाएक योगी आदित्यनाथ को कल्याण सिंह के बाद सबसे बड़े मुख्यमंत्री बोलने वाले उप मुख्यमंत्री को देख के तो मेरे होश ही खो गए। मैंने बोला भाई 3 दिन तक मीटिंग में नहीं जा रहा था, मुझे याद है पिछला दीपोत्सव उसमें नहीं गए थे ये,
हाँ हाँ हाँ, अयोध्या में। और एकाएक जो प्रेम उन्मड़ आया, कहीं चूड़ी तो नहीं कची संघ ने, हम्म तो वो एक नाकाम हुआ। उसके बाद 10 तारीख, ये 13 तारीख का जो वोटिंग है वो 20 तारीख को हो गया। और ये तभी हुआ जब योगी आदित्यनाथ जाके पीएम से मिले हाँ और वहां से सूत्र चले। इसका मतलब प्रधानमंत्री और योगी आदित्यनाथ की अब दोस्ती हो गई है, या हाँ प्रधानमंत्री योगी आदित्यनाथ को फ्रंटमैन करके उपयोग में ला रहे हैं संघ के लिए। नहीं, संघ के लिए नहीं भाऊ, एक और भी बात कि चलो दो लोगों की लड़ाई जग जाहिर है, सीधा मोदी शाह से लड़े इससे बेहतर है कि योगी आदित्यनाथ को लड़ाई में आगे कर दें, अगर कुर्बान भी होगा तो कोई और। योगी, देखिए अमित शाह और नरेंद्र मोदी जी कभी आमने सामने तो लड़ेंगे नहीं। ये प्रॉक्सी वॉर है। ये प्रॉक्सी वॉर है। एक जीवन की बड़ी गलती इन्होंने जरूर की, दोनों गुजरातियों ने। पता नहीं क्या उनको फीडबैक था और उनको लग रहा था 370 पार करेंगे, या कुछ राजू भैया ने कुछ जरूरत से ज्यादा ही प्रॉमिस कर दिया था कि अपन 400 ही पहुंच जाएंगे। उस गुर्मी में ये बोल गए कि हमको संघ की जरूरत नहीं। हाँ, वो डैमेजिंग रहा। अब इनको समझ में आया। मेरे सोर्सेज वो कहते हैं कि अमित शाह प्रेशराइज कर रहे हैं मोदी जी को कि वो अपने मन से अध्यक्ष घोषित कर दे, संघ को छोड़ दे साइड को। वो चाहते हैं संघ और मोदी आमने सामने टकराव हो। एक दूसरे के कंधे पे बंदूक चल रही है। मोदी और संघ आमने सामने हो जाए, इसमें से दो भी निपटेगा, अमित शाह के लिए ठीक ही रहेगा। तो मोदी जी उससे ज्यादा शान निकले। उन्हें संघ से लड़ाई नहीं ली, उन्होंने योगी को सामने किया। लेकिन एक बात आखिर में चलते चलते, एक खाली 2 मिनट के अंदर, वो महाभारत था, 5 गांव की मांग पर पांडव थे, कौरव हार गए। यहाँ पर पांडव तो कोई है ही नहीं है, क्योंकि किसी को 5 गांव नहीं चाहिए, सबको पूरा चाहिए, सबको पूरा चाहिए। 5 गांव वाला कोई नहीं है, हस्तिनापुर चाहिए, पूरा चाहिए सबको। अब इस लड़ाई में जो अभी जो महाभारत दिख रहा है इंटरनल, ये अभी महाभारत का शंखनाद है। ये 18 दिन में 9वां दिन इसको मान लें कि मध्य है महाभारत का, या महाभारत खत्म होने की ओर है। ये अभी युद्ध का जो स्थिति है, महाभारत की स्थिति, उसमें कौन सा दिन माने? 18वें दिन में अभी मध्य है आशीष जी, ये मध्य है। हाँ, ये मध्य है। ये अब आमने सामने खड़े हो गए हैं। ये मध्य है। असली अब ये पॉइंट ऑफ नो रिटर्न गए हैं, इसलिए मैंने मध्य कहा। हाँ, यही सबसे महत्वपूर्ण था आखिर में कि ये मध्य है, और मध्य में महाभारत के मध्य से वापसी नहीं हो सकती है, नहीं हो सकती। न वो द्रोण की हो सकती है, न पितामह की हो सकती है। तो कुल मिलाकर साफ है, अब महाभारत जो भाजपा के भीतर की महाभारत है, संघ और भाजपा सब इस महाभारत में है, यानी सारे परिजन युद्ध मैदान में है। अब इन परिजनों के इस युद्ध में किसका संहार होगा, कौन बचेगा, कौन द्रोण होगा, कौन भीष्म होगा, ये वक्त बता देगा। युद्ध मध्य में है, वापसी की कोई गुंजाइश नहीं है। अब अंत तो होना ही है, एक जीतेगा, बाकी रणभूमि में खेत हो जाएंगे। अब वो भी देखना होगा, जो खेत होंगे हमारी, उनके लिए भी जो है संवेदना है, और जो विजयी होंगे उनके लिए भी एडवांस बधाई है। इजाजत दीजिए, तो कल दोपहर फिर मिलेंगे, भाव साथ होंगे, और कार्यक्रम यही होगा, मिड डे मुद्दा विद अशोक वानखेड़े।